जिस नाम की तलाश लंबे समय से जांच एजेंसियों को थी, अब वो खुद कानून के सामने हाजिर हो चुका है। नाम है राम गोपाल अग्रवाल। पदनाम कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष, जिन्हें पद से कब हटाया गया, ये सस्पेंस आज भी बरकरार है। दरअसल कोल शराब और पीडीएस जैसे कथित घोटालों से जुड़े मामलों में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के साथ ही कानूनी लड़ाई अदालत में पहुंच गई है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई सड़क और बयानबाजी पर छिड़ चुकी है। बीजेपी इसे सिर्फ एक सरेंडर नहीं बल्कि कथित घोटालों की सच्चाई सामने आने की शुरुआत बता रही है। सत्ता पक्ष का ये आरोप है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस पाप के पैसों से चल रही है। कांग्रेस के पेट में इसलिए दर्द है, कहीं बात बाहर न आ जाए। बात उगलने से डर से इस मामले को कांग्रेस राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से बाद से लेके अभी तक जो चल रही वो पाप के पैसे से चल रही। कोषाध्यक्ष है, मास्टरमाइंड है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता पेट में दर्द होगा। बात उगलने के डर से उसको राजनीतिक रंग देना। असली डर ये है कि रामगोपाल जी इधर उधर के बात सच्चाई को ना उगल जाए। असली चीज इसमें यह है, बाकी तो ठीक है। अपराध करके कोई भी व्यक्ति कितना दिन तक छिपेगा। हमारी पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, अच्छी पुलिसिंग है उनकी, तो देर सवेर तो उनको पकड़ाना ही था। वहीं कांग्रेस पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। विपक्ष का ये दावा है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और विरोधी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि भारतमाला घोटाले में अजय चंद्राकर के घर ईडी पहुंच चुकी है। कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। राम गोपाल की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक षड्यंत्र है। विधानसभा चुनाव के पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, आईटी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करके, झूठे मुकदमे दर्ज करके कांग्रेस की छवि खराब करने की कोशिश करती है। ईओडब्ल्यू और एसीबी के माध्यम से फिर से मुकदमे दर्ज करके परेशान करने की नीयत से कार्रवाइयां की जा रही हैं। भ्रष्टाचार के मामले में तो उनके परिवार में भी ईडी पहुंच चुकी है। भारतमाला घोटाले में अजय चंद्राकर जी उसमें बात नहीं करेंगे। नेताओं को फायदा पहुंचाने के लिए इस बात को नहीं करेंगे वो। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी। राम गोपाल अग्रवाल के सरेंडर के साथ ही जांच का एक नया अध्याय जरूर शुरू हो गया है, लेकिन इसके साथ ही प्रदेश की सियासत भी और गर्मा गई है। एक और भाजपा ऐसे कथित घोटालों की परतें खुलने की शुरुआत बताकर कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बता रही है। अब सबकी नजर ईओडब्ल्यू की आगे की जांच, अदालत की कार्रवाई और उन खुलासों पर रहेगी जो इस पूरे मामले की दिशा और प्रदेश की राजनीति दोनों पर असर डाल सकते हैं। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। जांच पर सियासत। जी हां, कोल शराब, पीडीएस और अब ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर। ये कहानी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की, जो पिछले करीब 2.5 से 3 साल से कानून की नजरों से दूर थे। लेकिन जैसे ही ईओडब्ल्यू ने उनके बेटे वैभव अग्रवाल से कड़ी पूछताछ की, उसके बाद राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया। अब इस घटनाक्रम के बाद प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई है। पूरे मामले को लेकर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस इसलिए परेशान है क्योंकि कथित घोटालों की जांच अब और तेज होने वाली है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज के गुहार पॉइंट्स। राम गोपाल अग्रवाल के सरेंडर के क्या है सियासी मायने? क्या ईओडब्ल्यू की जांच में होंगे नए खुलासे? बीजेपी क्यों बता रही इससे घोटाले सामने आने की शुरुआत? कांग्रेस क्यों उठा रही जांच एजेंसियों पर सवाल? तो इन्हीं तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता किरण बघेल जी जुड़ गए हैं। किरण जी, आपका स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगा किरण बघेल जी का। किरण जी, जिस प्रकार से पूरा मामला सामने आया है राम गोपाल
अग्रवाल के सरेंडर का। अब कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक प्रतिशोध की ये कार्रवाई हो रही है और इससे पहले तमाम नेताओं पर भी इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिली है। देखिए उदय जी, ये मामला काफी पुराना है और लगातार जो राम गोपाल वर्मा जी फरार जाने जा रहे थे, वो सरेंडर ही नहीं कर रहे थे। तो ये कोई प्रतिशोध की बात नहीं है। जितने भी पिछले कांग्रेस के शासनकाल में घोटाले हुए हैं, तो ये उसी जांच का हिस्सा है। तो प्रतिशोध की बात नहीं, जो इन्होंने किया है उसको तो भुगतना पड़ेगा। और रही बात राम गोपाल वर्मा जी की, तो वही समझ नहीं आ रहा है कि कुछ दिन पहले कब वो पूर्व हो गए। अभी मुझे जानकार सूत्रों से पता चल रहा है कि राम गोपाल वर्मा पूर्व कोषाध्यक्ष हो गए। कब वो पूर्व हो गए और क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें प्रतिशोध की जरूरत है ही नहीं। हमारा जो साफ एजेंडा है उदय जी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसी पर आधारित हमारी सरकार चल रही है, सुशासन की सरकार। और जितने भी घोटाले हुए हैं, जीरो टॉलरेंस नीति के तहत बख्शे नहीं जाएंगे। हमने नक्सलवाद की बात की थी, वो हमने नक्सलवाद खत्म किया। हमने मोदी जी की गारंटी के तहत कहा था कि पीएससी घोटाले पर जांच होगी, उसकी जांच हुई। तो जितने भी घोटाले हमने जनता से वादा किया था, जितने घोटाले कांग्रेस शासनकाल में हुए, उनका पूरी जांच होगी। तो उसी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। प्रतिशोध वाली भावना तो मुझे दिखाई नहीं देती। इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है गलत। किन्नर जी, कांग्रेस का कहना है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कार्रवाई हो रही है, जो सत्ता पक्ष के नेता हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कि जो अजय चंद्राकर हैं उनके घर तक ईडी पहुंच गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर भी आरोप लगाए हैं। अगर हम सिर्फ विपक्ष नेताओं पे कार्रवाई करते तो जो ताजा उदाहरण है अजय चंद्राकर जी, उनके खुद उन पर छापे पड़े, तो आप खुद देख सकते किस प्रकार निष्पक्ष हमारी सरकार काम कर रही है। तो जिसके नाम घोटाले पे आएंगे, जिसका नाम चार्जशीट पे आएगा, तो उस पर तो कार्रवाई होगी। अगर वो अगर रामगोपाल वर्मा जी तो कि किसी का डर नहीं था, तो 3 साल से वो भागे भागे क्यों फिर रहे थे? अभी क्यों पुलिस के दबाव में उनको सरेंडर करना पड़ा? अगर वो निर्दोष थे, उनका कोई कुछ हाथ नहीं था किसी चीज में, तो 3 साल से गायब कहाँ थे वो? तो ये बात खुद उनको एक कटघरे में खड़ा करता है। मुझे लगता है कांग्रेस को अपनी गिरबान में पहले देखना चाहिए। अगर और घोटाले हुए या किसी आरोप में कोई आदमी कोई भी बड़ा नेता संलिप्त है, तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई हमारे भाजपा के शासन पे जरूर। चलिए धनंजय जी की तरफ रुख करेंगे। धनंजय जी, बीजेपी का तो कहना है कि हमारी जो सरकार है वो निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करती है और किरण बघेल जी का भी यही कहना है। साथ ही बीजेपी का ये कहना है कि जिस प्रकार राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर किया है, अब उनसे पूछताछ होगी और कई राज वो उगलेंगे। इससे कांग्रेस को जो है वो पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस को ये लगता है कि कहीं उसके जो पोल है वो ना खुल जाए। देखिए उदय जी, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ना वो कंफ्यूज्ड हो गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ में आकर झूठ बोला है, जो फर्जी और मनगढ़ंत घोटाले के जो आरोप लगाए हैं जी, वो 3 साल में जांच में तो कुछ निकला नहीं, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो नरेंद्र मोदी जी तो सरासर झूठा ही साबित हो गए। पहले वो वादा जो करते थे वो झूठा साबित होता था, अब उनके भाषण भी झूठे साबित हो रहे हैं। तो इनके पास बचा क्या है? अब 3 साल से जांच हो रही है, 3 साल से एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए न्यायालय में। अब कहते हैं अपराध के भुगतना पड़ेगा। हम तो न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं, जांच एजेंसियों को फेस कर रहे हैं। अब इनकी जांच एजेंसियां इतनी निकम्मी है, इतनी कमजोर है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है तो उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो इनकी जांच एजेंसी इतनी कम्मी हो चुकी है। इनको तो पहले जांच एजेंसी का अधिकारी को बदल देना चाहिए। धनंजय जी, जांच एजेंसी किसी बीजेपी या किसी पार्टी की नहीं, सरकार की है। जांच एजेंसी भारत सरकार की है और हमें किसी भी जांच एजेंसी पर इस प्रकार से टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जांच एजेंसी का अपना कर्तव्य है कि वो किस प्रकार से जो है वो कार्रवाई करे। जी धनंजय जी। अरे निकम्मी है, आपको क्यों पीड़ा हो रही है? मैं तो जांच एजेंसी पर टिप्पणी कर रहा हूँ। निकम्मी जांच एजेंसी अगर ये कह रहे हैं कि फरार से गिरफ्तार नहीं किए, तो धिक्कार ऐसे जांच एजेंसियों पर। भारत के भीतर रह के आप किसी गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ललित मोदी कैसे गिरफ्तार करेंगे? ये विजय माल्या कैसे गिरफ्तार करेंगे?
ये चंदा चोरों को कैसे गिरफ्तार करेंगे, संघी लोगों को? तो धिक्कार है ना जांच एजेंसी पर। अगर ये हमारे पर आरोप लगा रहे हैं तब भाई जांच एजेंसी किस प्रकार से काम करे? अगर आप कह रहे हैं कि निकम्मी है और आप इस प्रकार के आरोप जो है जांच एजेंसी पर लगा रहे हैं, जांच एजेंसी अपने तरीके से काम करती है ना। जब ये आरोप लगा रहे हैं, निकम्मी जांच एजेंसी है, तो आप बताइए फिर कैसे ठीक काम करेगी जांच एजेंसी? भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि फरार थे। ताला मार देना चीन में। जब तक नरेंद्र मोदी जी रहेंगे देश के प्रधानमंत्री, तब तक जांच एजेंसी भाजपा के हित के लिए काम करेगी। ताला लगा देना चाहिए। जैसे ही सत्ता बदलेगी तब जांच एजेंसी काम करेगी। में दम नहीं है, कोषाध्यक्ष भ्रष्टाचार की जांच कर सके। कब हो गए धनंजय जी? जवाब पूर्व कोषाध्यक्ष कब हो गए? धिक्कार है जांच एजेंसी के ऊपर में। जैसे चुनाव आयोग जो है संघ का, वो पेंट पहन लिया ना, जैसे यहाँ पे स्थिति बन चुकी है। अरे जांच एजेंसी काम करती थी। सरकार के जो मंत्री हैं लक्ष्मी रजवाड़े जी, जिसके भ्रष्टाचार हुआ है, साड़ी में घोटाला की है, सामान खरीदी में घोटाला की है, और न जाने कितने प्रकार का घोटाला, जांच एजेंसी वहां पहुंच जाती। अगर जांच एजेंसी निष्पक्ष होती तो जम्बूरी घोटाले में जांच करते। गजेंद्र यादव से पूछताछ होना चाहिए था, तभी निष्पक्ष माना जाएगा ना। चलिए इससे प्रतिक्रिया लेंगे, बिल्कुल धनंजय जी इससे प्रतिक्रिया लेंगे। देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पूरा बोलने दीजिए ना। जी बोलिए दीजिए मुझे, बिल्कुल बोलिए, पूरा बोलने दीजिए, पूरा बोलने दीजिए। विष्णु साय की सरकार में जो शराब के जो नकली कारोबार चल रहा है, जो नकली होलोग्राम का शराब मिल रहा है, जो भाजपा नेता विष्णु साय के संरक्षण में अफीम की खेती कर रहे हैं, इसकी जांच किया था। जो विजय शर्मा जी के क्षेत्रों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच होता, तब निष्पक्ष मानते ना। लेकिन इनको तो कांग्रेस ने टारगेट करना है। हम तो 3 साल से फेस कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि चाहे चंदा चोर हो आरएसएस का आदमी, चाहे अडानी हो जो विदेश से पैसा लाके भ्रष्टाचार किया है, मोदी सरकार के मंत्री हो जो भ्रष्टाचार किए हैं, या विष्णु साय सरकार के मंत्री, इनको जांच एजेंसी से नहीं छू पाएगी, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई हैं। चलिए इससे प्रतिक्रिया ले लेते हैं अब के शर्मा जी से। के शर्मा जी, देखिए जिस प्रकार से पूरा ही मामला सामने आया है, ऐसे में जांच एजेंसियों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जांच एजेंसी पर इस प्रकार के सवाल खड़े करने चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसी से जो है वो भारत सरकार की है, भारत की है, ना कि किसी पर्टिकुलर पार्टी की। वो एक अलग बात है कि कौन व्यक्ति है जो किस पार्टी के इन्फ्लुएंस में काम कर रहा है, वो एक अलग बात है। वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो किसी भी दल का, किसी भी पार्टी का, किसी भी एजेंसी का या किसी भी समुदाय का हो सकता है, वो उसकी एक अपनी मानसिकता है। लेकिन जांच एजेंसी भारत सरकार की होती हैं, ये पूरे भारत को प्रेजेंट करती हैं, हर एक नागरिक के प्रति इनकी जिम्मेदारी होती है। तो इस प्रकार से जांच एजेंसी पर आरोप लगाना है, सीधा भारत पर आरोप लगाना है। आप किसी व्यक्ति विशेष पर लगा सकते हैं, पर एजेंसी पर नहीं। देखिए उदय जी, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं, और अन्य ना ही कांग्रेस ही एकमात्र दल है, सभी विपक्षी दल इस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां, उनका दुरुपयोग हो रहा है, और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग की बात के साथ साथ यहाँ तक संविधान खतरे में है, ये भी बात कही जा रही है। तो ये कठिन दौर है, इसमें जांच एजेंसियों की भी परीक्षा की घड़ी है कि आप जिन विषयों की जांच कर रहे हैं उनको अंजाम तक कितना पहुंचा पा रहे हैं और कब तक पहुंचा रहे हैं। जनता की अदालत और ये न्यायालय, दो प्रकार के जो न्याय की बात होती है। तो एक बार भाजपा ने तमाम प्रकार के आरोप लगाए कांग्रेस के ऊपर, और उन सब की यदि जांच हो रही है तो अब जांच एजेंसी है, उनको तथ्यों के साथ जितने करोड़ की बात आ रही, लगभग 4000 करोड़ की बात आती, 3200 करोड़ शराब घोटाला, कोयला लेवी 450 करोड़, 127 करोड़ कस्टम मिलिंग। तो इन सब मामलों में कितना आपने रिकवरी किया है और कितने प्रकार के 3 साल की जांच प्रक्रिया आगे बढ़ गई, 2.5 साल की अभी सरकार है, 2028 में जनता को अपना मत देना है। तो जनता के मत के पूर्व क्या न्यायालय में इस प्रकार की कार्रवाई कंप्लीट हो गई? दूसरी चीज है कि पहली बार ऐसा मामला यहां तक पहुंच रहा है निश्चित रूप से कि जिसमें कांग्रेस भवन कटघरे में आ रहा है, राजीव भवन तक पैसे पहुंचने की बात हो रही है। अब ये जांच क्या, जांच एजेंसी के पास अभी ऐसा कोई बात आई है कि यहां से पैसा कहां गया, कहां से आया? ये तमाम प्रकार की जांच है। क्या राम गोपाल के कारण ही अटका हुआ था? क्या अभी जो जांच पूछताछ अभी कर रही है ईओडब्ल्यू, उसमें तमाम प्रकार की बातें सामने आएगी? क्या जनता इंतजार की? जनता की दृष्टि से भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। ये कांग्रेस और भाजपा से नहीं, यदि सरकार भी बदलती है, सत्ता एक पार्टी की रहती नहीं है, आपकी सरकार आएगी, जैसे आपने सवाल किया, तो जो भी मामले आ रहे हैं, क्या साड़ी घोटाला की बात हो, चाहे तमाम प्रकार के, आप उसकी जांच कीजिए। जनता ये चाहती है कि भ्रष्टाचार जो नीचे से ऊपर तक है वो बंद हो, पार्टी फंड की बंद हो,
या चुनावी फंड की बात हो, चुनाव में इतने खर्चे, तो लोगों को तो समझ में आता है कि इतना पैसा ब्लैक मनी नेताओं के पास कहां से जाता है, जनता के बीच जो जाया जाता है, जो चुनाव में जो खर्च की राशि है उसी सीमा में क्या चुनाव हो रहा है क्या, ये तमाम प्रकार के लोकतांत्रिक राष्ट्रीय स्तर पर विचार की बात है और जांच हो रही है, न्यायालय प्रक्रिया है। कांग्रेस भी ये बात कह रही है कि न्यायालय पर विश्वास है, ये बड़ी बात है। इतने समान प्रकार की जांच के बावजूद कांग्रेस भवन सुकमा में बनने की भी बात आ गई, आबकारी मंत्री को अंदर कर दिए, अभी जो कोषाध्यक्ष आए हैं। निश्चित रूप से एक सवाल है कि भारत में ही इतने राज्यों में रहे और केंद्र में और राज्य में भाजपा की सरकार होने के बावजूद इसको 3 साल केवल खुद को सरेंडर कर रहे हैं, तब ये जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि एक विपक्ष के लिए एक कठिन दौर भी कह सकते हैं कि आपको सिद्ध करना है, और सत्ताधारी दलों के लिए भी सावधानी की बात है कि सरकार बदलेगी तो आपकी भी जांच होगी। इस तरह से क्या एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं क्या, ये देखना। बिल्कुल, चलिए किरण जी जवाब दीजिएगा आप धनंजय जी का, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने एक सवाल उठाया कि नेताओं को परेशान भी किया जा रहा है, कई लंबा समय बीत जाता है, 2-3 साल कार्रवाई होती है, परेशान किया जाता है, लेकिन कुछ बाहर निकल कर नहीं आता है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उन्होंने विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े किए हैं वो भी कहीं ना कहीं वाजिब है, क्योंकि जो एक तरफा कार्रवाई वो अक्सर हम होते हुए देखते हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही ज़्यादा टारगेट किया जाता है, उनके घर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो कहीं सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। ऐसे में जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई होती है, ऐसे में विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। और एक और बात मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो अधिकारी हैं वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में काम करते हुए नजर आते, चाहे वो शासन के या नेताओं के इन्फ्लुएंस में काम करें या कानून के डर से या किसी भी प्रकार के दबाव से इन्फ्लुएंस में काम करें, काम वो किसी न किसी इन्फ्लुएंस में कर रहे होते हैं, जिसके चलते अक्सर हम देखते हैं कि जांच प्रभावित होती है और जो असली समस्या है, जो मूल मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं छुप जाता है। देखिए उदय जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ये आरोप लगाती है कि किसी न किसी नेता को टारगेट किया जा रहा है। तो राम गोपाल अग्रवाल जी कोई बड़े चेहरे नहीं जिसको भाजपा को टारगेट करने की आवश्यकता हो, ना उनकी कोई लोकप्रियता है, ना कोई बहुत बड़े नेता है जिसको टारगेट किया जाए। अगर भाजपा को टारगेट करना ही होता उदय जी, तो इनके बहुत सारे बड़े नेता हैं जिनको हम टारगेट कर सकते थे। जब बस्तर से कवासी लखमा जी का नाम आया, जो बेबी खुद बेल में छूटे हुए, तो वहां के बड़े अन्य नेता भी हैं, हम चाहते तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं। तो जो आरोप टारगेट तो आप लोग करते हैं, चाहे वो भूपेश बघेल हो या कवासी लखमा हो, अन्य नेता भी तो है ना उदय जी, इतने बड़े नेता हैं, बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं। धनंजय जी को हम टारगेट कर सकते थे। जिनका नाम आरोप में आएगा, जिनका डायरी में नाम आएगा, जिनके सबूतों में नाम आएगा, उनको तो जांच के घेरे में आना ही पड़ेगा। टारगेट करने के लिए हमको रामगोपाल अग्रवाल जी जैसे वरिष्ठ नेता, इतने उम्रदराज नेता को टारगेट करने की आवश्यकता नहीं थी। जिनका भी नाम परत दर परत जिनके नाम आएंगे, जो लोग इसके पीछे होंगे, इस घोटाले के पीछे, षड्यंत्र के पीछे, उनको तो जांच का सामना करना पड़ेगा। और हमको कोई जरूरत ही नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं को टारगेट करने का। जनता जानती कि 5 साल में जो घोटाले हुए उसकी जांच तो होगी ही, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, चाहे भूपेश बघेल जी के बेटे हो, देवेंद्र यादव हो, कवासी लखमा हो, अगर कोई आरोपी वो सिद्ध होते हैं तो उनको जेल तो जाना ही पड़ेगा। तो ये हमारी जीरो टॉलरेंस प्रतिक्रिया ले रहे तो धनंजय जी बिल्कुल सही कहना है किरण बघेल जी का कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का अपराध किया गया है तो उसकी जांच तो होगी ही और एजेंसी जांच करेंगी ही। आपकी भी सरकार थी, आप लोगों ने क्यों इस प्रकार की जांच किसी पर क्यों नहीं की? क्या आपको नहीं लगता कि आपके सरकार के समय जो इससे पहले की जो सरकारों के माध्यम से जो काम किए थे या जो भी लापरवाही थी आप लोगों को उसको लेकर जांच करनी थी, आप लोगों की सरकार ने नहीं की। अब बीजेपी की सरकार है, अगर उनको लगता है कि किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला हुआ तो वो जांच कर रहे हैं और आपको सहयोग करना चाहिए। पहली बात तो उदय जी, आपके एक अपराध किए हैं वाली बात में मुझे आपत्ति है। अभी अपराध किसी का सीधा नहीं हुआ, आरोप लगे हैं। मेरा कहने का मतलब अपराध से मतलब नहीं है, सिर्फ आरोप से मतलब है। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही बात है, आरोप से मतलब अपराध कहा ना, नहीं गलती से हो गया। यही हाँ, वही कहना चाह रहा हूं मैं, तो थोड़ा शब्दों को ध्यान रखिएगा जी। हाँ, दूसरी बड़ी बात मैं तो कह रहा हूं ना, अजय चंद्राकर जी को कब गिरफ्तार करेंगे इनकी सरकार के लोग? लक्ष्मी रजवाड़े को कब गिरफ्तार करेंगे? श्याम बिहारी जायसवाल को कब गिरफ्तार करेंगे? ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का नाम जल की जमीन मामले में था, कब गिरफ्तार करेंगे? 36,000 करोड़ का नान घोटाला जी, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय पीओ में शिकायत लंबित है, कब गिरफ्तार करेंगे रमन सिंह जी को? उसमें लिखा हुआ था मैडम सीएम डायरी में।
और भी बहुत सारे इनके लोग हैं ना। अभी तो 1500 करोड़ रुपए नितिन नवीन को देने का वीडियो वायरल हुआ था। हमने तो मांग किया था कि इस मामले को ईडी को सौंपा जाए। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, एफआईआर भी दर्ज है, उसको ईसीआर में तब्दील कर दी जाए। कब गिरफ्तार करेंगे नितिन नवीन जी को? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का काम भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना है, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, चाहे नारायण राणे हो, या चाहे वो शुभेंदु अधिकारी जी हो। बहुत सारे लोगों का नाम है जिन पे करप्शन के चार्जेस नरेंद्र मोदी जी के आरोप से लगे थे और आज सब भाजपा में मलाई खा रहे हैं और भाजपा के जो नेता है वो झंडा बैनर उठा रहे हैं। सारे भ्रष्टाचारी इनके पार्टी में हैं। और हम तो कह रहे हैं जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के राज्य में माता सीता के ऊपर जब आरोप लगा ना, तो माता सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था। हमारे नेताओं पे आरोप लगाया ना, हम तो फेस कर रहे हैं, हम भी परीक्षा दे रहे हैं और हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, न्याय मिलेगा। पर क्या नरेंद्र मोदी जी को डर लगता है नान घोटाला की जांच कराने में? क्या विष्णु साय जी को डर लगता है साड़ी घोटाले में जांच कराने में? विष्णु साय जी को डर लगता है जम्बूरी घोटाला में जांच कराने में? भाई आप भी तो सरकार में हैं और नैतिकता क्या खत्म हो चुकी है या पूरी सहभागिता है उसमें, संलिप्तता है उसमें? हम तो फेस कर रहे हैं, न्यायालय में जाकर अपना पक्ष भी रखेंगे। पर यही तो दिख रहा है ना, भ्रष्टाचारी चोर भाजपा कार्यालय में है और जो विपक्ष के नेता जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करते हैं उन पे ईडी सीबीआई भेजा जाता है। तो दिख तो रही पे और सब जनता के बीच में है। चलिए इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं के शर्मा जी से। के शर्मा जी, जब भी हम देखते हैं इस प्रकार की कार्रवाई होती है तो आरोप सिद्ध हो या ना हो लेकिन राजनीति जरूर होने लगती है। क्या जो राजनीतिक दल हैं वो समय से पहले बयानबाजी करने जो करते हैं वो कितना सही है? क्या अदालत की पूरी प्रक्रिया होने के बाद, निर्णय होने के बाद ही इस प्रकार के जो आरोप हैं वो एक दूसरे पर लगाना चाहिए? क्या इस बात पर राजनीतिक दलों को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है? उदय जी देखिए, राजनीति में आप कहेंगे तो जनता को अपनी बात रखना, अपना पक्ष रखना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है राजनीतिक दल नेताओं का। यहाँ तक कि आरोपी को भी है कि वकील उपलब्ध होते हैं, वो अपनी बात रखे। न्यायालय में अपना संघर्ष जारी है, लेकिन राजनीतिक दलों को जनता की अदालत में भी जाना पड़ता है, इसलिए वो अपनी बात रखते हैं कि सही गलत क्या है। आज के समय में जनता को भी, पहले जो राजनीतिक समरसता थी वो देखिए, बड़ा परिवर्तन राजनीतिक प्रतिशोध शब्द के रूप में अभी आ रहा है। आप भी उस चीज का यूज कर रहे हैं। तो प्रतिशोध जो हो रहा है, क्या लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है कि कमजोर करने के लिए? ये तभी स्पष्ट होगा कि जितने राजनेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, चाहे केजरीवाल दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक, इसमें यदि न्यायालय से दोष सिद्ध होते हैं तब तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार मुक्ति की दिशा में जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा लगातार बात करती है, सत्ता में आई है तो भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस में आप आगे बढ़ रहे हैं क्या? और जिन लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं कांग्रेस शासन काल में, उन पर नान घोटाले के, तो आपने तो सीबीआई पर बेल लगा के रहे थे केंद्रीय एजेंसियों पर। यदि उसको देते उस समय, तो उसको यदि रोकने की बात आती नान घोटाले को लेकर या तमाम प्रकार के उस समय के मामले के आ रहे हैं, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का मामला, इन सब की जांच को लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि एजेंसी तक बात जानी चाहिए। नहीं हो रही है तो जनता को बताइए कि हमने इस प्रकार से शिकायत कर रहे हैं, इसकी जांच नहीं है। अभी अजय चंद्राकर के मामले में उनके भांजे पर कार्रवाई हो रही, वहीं तक बात है। यदि जमीन में उसका मामला आ रहा है तो उसकी बात बताइए। अभी नक्टी में तमाम प्रकार के राम गोपाल अग्रवाल या भाजपा के कुछ नेताओं के नाम या कुछ नाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने उजागर के, इस बात को लेकर आगे बढ़िए। जनता की अदालत के साथ साथ न्यायालय की भी बात है। मुझे लगता है कि ये सरकार बदलने के साथ यदि इस ढंग से कार्रवाई भी होती है तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचारियों पर कहीं ना कहीं लगाम तो लगनी चाहिए और इससे क्या फर्क पड़ता है ये देखना होगा। इस पर अंतिम प्रतिक्रिया किरण जी आपकी। जी अभी तमाम तरह के घोटाले घटना की बात कर रहे थे धनंजय जी, और जांच की भी बात कर रहे थे। पिछले कार्यकाल की बात करूं, जब हमारी 15 साल की सरकार थी तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी नान और झीरम घाटी की बात 5 साल तक करते रहे कि नान घोटाले हमारे सरकार में हुआ, झीरम घाटी के सबूत इनके जेब में है। पूरी 5 साल की सरकार थी, ना नान घोटाले पे इनकी जांच हुई, ना झीरम घाटी के सबूत इनके बाहर आए। इन्होंने 5 साल कोई भी कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल अभी के शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि सीबीआई की एंट्री छत्तीसगढ़ में बैन क्यों रखी गई। जितनी का अगर ये आरोप लगा रहे हमारी सरकार के कार्यकाल के भ्रष्टाचार के या घोटाले की, तो सीबीआई को बैन किसके डर से किया गया था इनकी सरकार में? कहीं ना कहीं इनके ही दाढ़ी में तिनका है कि इन्होंने खुद डर के मारे सीबीआई को बैन करके रखा था। अब जब हमारी सरकार सीबीआई की एंट्री करवा चुकी है तो भाई अब जांच तो होगी। चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कुछ छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं किरण जी। वो सीबीआई बैन का जवाब देना चाहते हैं जी, धनंजय जी।
ये हम पे सवाल उठा रहे हैं, इनको खुद को याद होना चाहिए विष्णुदेव साय की सरकार ने इस प्रदेश में सीबीआई की जो एंट्री है उसको बैन करके रखे हुए हैं कि बिना अनुमति कोई जांच नहीं होगी। तो विष्णु साय जी को किस बात का डर सता रहा है? क्या सीबीआई उनको पकड़ लेगी ये डर सता रहा है क्या? आपको पता है ना आपकी सरकार का आदेश बैठे हुए हैं पत्रकार जी बता देंगे आपको के शर्मा जी, आपकी सरकार ने सीबीआई को बैन किया है कि बिना अनुमति कोई जांच यह नहीं करेंगे। तो डर सता रहा है विष्णु साय जी को कि लक्ष्मी रजवाड़ी जी की गिरफ्तारी हो जाएगी, श्याम बिहारी की गिरफ्तारी हो जाएगी, ब्रिजमोहन जी की गिरफ्तारी हो जाएगी। क्यों बंद किया सीबीआई को? क्यों बैन लगाए विष्णु साय जी? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं धनंजय जी दिखाओ कि आरोप और प्रत्यारोप जो है वो दोनों ही दल एक दूसरे को लगाते नजर आ रहे हैं। आपकी सरकार ने बिल्कुल आप तीनों ही मेहमानों से क्षमा चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है। लगाए विष्णु साय जी ने बिल्कुल समय की बाध्यता है धनंजय जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप तीनों ही मेहमानों को फिलहाल यहाँ रोकना चाहूंगा। और इस आपको बता दें कि इस चर्चा के दौरान जिस प्रकार से सियासत देखने को मिली है उसके लिए आप तीनों ही मेहमानों को धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े किरण बघेल जी, किरण जी आपको धन्यवाद। हमारे साथ धनंजय ठाकुर जी जुड़े, धनंजय जी आपका भी धन्यवाद। और के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े, के शर्मा जी आपको धन्यवाद। तो सरेंडर के बाद सियासत तेज है, बयानबाजी भी जारी है, लेकिन इस पूरे मामले का असली फैसला राजनीतिक मंच पर नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की पड़ताल और अदालत के पेश होने वाले सबूतों से तय होगा। तो फिलहाल IND गुहार में इतना ही। देखते रहिए i24। नमस्कार।